Good morning, everybody. So now we are going to discussing again the remaining point of our unit second that have general guidelines and steps in the research process. In my previous lecture, I discussed with you regarding point 1, selection of the research problem. Second, regarding literature review, in which we discussed different type of method, including the computer database with their advantage and the limitation. I think that I have just started with the selection of the research problem, and now today I am dealing with literature review and defining the research problem and formulation of the hypothesis. Yes, I have remembered that previously we discussed regarding the final criteria and then step to identify a research problem. Then when we gave the example of the concept map, how can we make the research questions. So then we have already seen the flow of idea in the research problem statement, and then now I am going to start with the literature review. तो लिटरेचर रिव्यू अगर देखा जाए तो वो उसको मैं कहूँगा कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो जो अराइज हो रहा है वो किस आधार पर अराइज हो रहा है, उसपे बहुत बड़ा जो बेस है, जो संबल है, वो लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं, उसको समराइज वे में देने का प्रयास करते हैं। सो लिटरेचर रिव्यू के बारे में हम बात करें कि लिटरेचर जो प्रीवियस जो हम रिसर्च कंसेप्ट पर वर्क करना चाह रहे हैं उस रिसर्च कंसेप्ट पे हमारे कुछ कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या क्या कार्य हो चुका है उसको हम लिटरेचर रिव्यू के तहत, लिटरेचर समीक्षा के तहत देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इट इज़ ए क्रिटिकल लुक एट द एग्जिस्टिंग रिसर्च that is significant to the work that you are carrying out। ये आप बड़ी गंभीरता से बड़े चयनित रूप में उस विषय को आप समझने की कोशिश करते हैं जो आप कर रहे हैं, और या कहेंगे that the work that you want to do, and to check the significance of your work you need to look back on the literature review on that specific research। तो हमें लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहली, it can provide us the background information। अब तक जो विषय आप चूज कर रहे हैं या आपने
जिस विषय के ऊपर कार्य करने के लिए सोचा है उसके लिए अब तक के कितना वर्क हो चुका है, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्या क्या काम किया है, उसके विषय में आपको एक तो जानकारी मिलती है। दूसरा, we do the literature review to establish the importance। अब मान लीजिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो महत्व है उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि आप जो शोध कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण आपके कहने से नहीं होगा, वो महत्वपूर्ण कब होगा जब आप ये बताएंगे कि देखो इतने सारे लोगों ने या इतने रिसर्चर्स ने पहले इस विषय के ऊपर तरह तरह के काम किए, लेकिन इस गैप को वो पूरा नहीं कर पाए। अब एक उदाहरण मेरे सामने आता है, आज से कुछ साल पहले तक जो हड्डियों की जो नी रिप्लेसमेंट में जो मेटल का पार्ट हड्डियों की जगह यूज होता था, तो सारा यूरोप से आता था। यूरोप, अमेरिका, चाइना, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज से आता था। हमारे देश में वो नहीं बनता। और एक वैज्ञानिक ने, अपने भारतीय वैज्ञानिक ने ही, जो हड्डियों का डॉक्टर था, उसने इस चीज़ का एक कैलकुलेशन आइडिया लिया लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से कि भारतीयों ने, जिन जिन भारतीयों ने, रोगियों ने नी रिप्लेसमेंट कराई और उसमें वो पार्ट फिट हुआ उनकी हड्डियों के अंदर, तो उनको ठीक होने में 1-2 महीने 3 महीने समय लगने लगे। अच्छा, वो एक स्टैंडर्ड टाइप के साइज होते हैं कुछ उसमें, तो वो कह रहे ऐसे यूरोप के अंदर जबकि जो लोग नी रिप्लेसमेंट कराते थे वो उनकी तुलना में बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो कहीं ना कहीं कुछ तो गैप है। तो उसने क्या किया, उसने सारा यूरोप और इंडियंस जो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर है नीज की, उसके बीच में जो गैप होता है उसका डाटा कलेक्ट करना चालू किया। तो उसने पाया कि यूरोप या अमेरिका, जो भी, मतलब हम उसे डेवलप कंट्रीज कह देंगे, डेवलप कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी जो बोन्स के बीच में एक स्पेसिफिक इस डिस्टेंस होता है और जिसके आधार पर वो पार्ट बनाया जाता था। तो उस डिस्टेंस और भारतीय लोगों की नी के जो हड्डियों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बीच में 0.5 या पॉइंट समथिंग का अंतर। और चूंकि ये पार्ट्स इंडिया के बाहर बन रहे थे, यूरोप, अमेरिका, इन कंट्रीज में बन रहे थे, तो वो जो था पैरामीटर अपने यूरोपियन, अमेरिकन या अदर्स जो दूसरी कंट्री, उनके अकॉर्डिंग उस पैरामीटर को फॉलो करते। डिफरेंस बहुत माइनर था, लेकिन उस माइनर डिफरेंस के कारण पेशेंट्स के ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इन कंपैरिजन टू दोस पीपल जिनके आधार पे उसके, जिनके मतलब नी के साइज और उसका जो एरियास है उसकी कैलकुलेशन के आधार पे जो यूरोप के लोग हैं उनके आधार पर वो एक स्टैंडर्ड साइज बनाए हुए थे। तो उसमें उनको ठीक होने में कम समय लग रहा था और इंडियन को ज़्यादा लग रहा था। तो जो डिफरेंस था वो था डिस्टेंस की मेजरमेंट। अब पहले किसी को कहते कि हम, देखो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ना हड्डियों के जो नी के जो बोन के बीच में, जो कार्ट्रेज के बीच में जो डिस्टेंस है मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, और मैं यूरोप और बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के पीपल्स और इंडियंस का कर रहा हूँ, तो उनका क्या काम कर रहा है। लेकिन उसने उसको कंपैरिजन किया और उस डाटा को कोरिलेट करा बाद में। तो उसके बाद उसने उसको कहा कि उसने इम्पोर्टेंस शो करी कि मेरे काम की उपयोगिता कितनी है। तो लिटरेचर रिव्यू हमारे सामने अपना जो वर्क हम करने जा रहे हैं उसकी जो महत्वता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको स्थापित करने का कार्य भी करता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द फैमिलियरिटीज। किन किन सिस्टम में किन किन
फील्ड के अंदर या बीमारियों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती है, ट्रीटमेंट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती है, उसकी व्याख्या का कार्य भी हम लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से कर सकते हैं। कई जगह पे तो आप देखेंगे कि रिव्यू आर्टिकल्स का बड़ा ट्रेंड है। रिव्यू मीन्स किसी ने एक डिसीज़ के ऊपर 5 साल का क्लिनिकल डाटा ले लिया। अभी मैंने एक पेपर देख रहा था, तो वो एक चाइना के ऑथर ने एक पब्लिकेशन किया, उसमें उसने मेंशन किया कि कितनी ओबेसिटी में यूज़ होने वाली 2 जो मेडिकेशन है और आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, 2010 से लेके 2017 के बीच में किन किन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया और उसका क्या क्या आउटकम है। इस तरह भी हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू carve out a space for the further research। हम फर्दर रिसर्च के लिए भी एक स्थान बनाने की कोशिश करते हैं लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से। तो एक तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, हम इम्पोर्टेंस को, उसकी महत्वता को इस्टेब्लिश करने में लिटरेचर रिव्यू का सहयोग ले सकते हैं। हम जो है हम किसी भी जो समानताएं हैं किसी रिसर्च शोध फील्ड की, उसकी व्याख्या कर सकते हैं और एक नई जगह बना सकते हैं जिसमें दोबारा शोध कार्य प्रारंभ किया जा सके। तो दिस इज द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द लिटरेचर रिव्यू। एंड देन इफ यू वांट टू लुक फॉर द we want to go for the literature review, then what we need to do, firstly we have to review the relevant literature and the concept from the classics, previous thesis, Ayurveda journal and the latest research updates from the database। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मैं समझता हूं वो महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस सोर्स के द्वारा आप डाटा को रिव्यू कर रहे हैं। आपसे कुछ समय तो नहीं, लेकिन जो ये संचार क्रांति हुई, इस संचार क्रांति के बाद देश के अंदर इंटरनेट और ये जो डिजिटल डाटा सिस्टम है, इसके अंदर बहुत तेजी से विस्तार हुआ। मुझे ध्यान है कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, तो उस समय पर मैंने उस समय अपनी पहली ईमेल बनाई थी 1999 के अंदर, और एक सिस्टम पड़ा होता था और उसके ऊपर काम करना भी बहुत बड़ा माना जाता था। और वो सिस्टम भी एक HPLC सिस्टम के साथ अटैच था, तो तब शाम के समय हम फ्री होकर किया करते थे। मतलब उस समय भी बहुत क्रांति नहीं थी। डाटाबेस सिस्टम कलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग लाइब्रेरी के अंदर जो CD-ROM उस समय डिस्क सिस्टम था, उसमें डाटा ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग जगह से डाटा मंगाया करते थे, उसको कंपाइल करके अपने यहाँ रखा करते। अब सब चीज़ बदल चुकी है। अब आपकी टिप्स पे आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल के माध्यम से तुरंत गूगल स्कॉलर खोल के पता कर सकते हैं ओहो किस सब्जेक्ट के ऊपर कितने लोगों ने काम किया। ईयर वाइज मैनर में आपको पता चल जाएगा, आपको सब्जेक्ट वाइज मैनर में पता चल जाएगा कि क्या क्या कार्य अलग अलग कंट्री के अंदर लोगों ने किया है। तो लेकिन उसके अंदर भी कौन सा डाटाबेस सिस्टम है जो प्रामाणिक है। आपको शायद ध्यान होगा कुछ समय पहले भारत सरकार ने केयर सिस्टम डेवलप किया, जिसके अंदर अलग अलग जनरल्स के नाम दिए। उससे पहले UGC जनरल के विषय में भारत सरकार के जो MHRD डिपार्टमेंट है उसने लिखा कि भाई ये जनरल्स हमने नोटिफाई किए हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई है। इस जनरल के अंदर अगर शोधार्थी ने अपना काम पब्लिश किया है तो वो हमारी दृष्टि में अच्छा कार्य होगा। तो जो API स्कोर बनता था, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो उसमें जो मार्क्स जुड़ते हैं तो उसके नंबर होते हैं कि अगर इस जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर इतना है तो इसके इतने मार्क्स, इसका इतना इम्पैक्ट फैक्टर है, तो जितना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर उतनी ही ज़्यादा उसके नंबर जुड़ते हैं। तो UGC ने जो लिस्ट बनाई उससे पहले भारत के अंदर पैसे दे के पब्लिकेशन कराने का बड़ा लंबा ट्रेंड बना, और कुछ लोगों ने इसे इतना तगड़ा बिजनेस बना लिया कि कहीं कहीं जो कंपनियों ने
ऑनलाइन सिस्टम पे जाके अलग अलग तरह के जर्नल खोले और लोगों को खुलेआम आमंत्रित कर दिया कि आप आइए, अपना पेपर भेजिए, इतने रुपए दीजिए, आपका पेपर पब्लिश। और वही लोग जो एक अच्छे रिसर्चर थे, एक अच्छा रिसर्चर तो एक साल में 1 से 2 पब्लिकेशन कर पाता है खुद, अगर वो कार्य करे। अगर वो सुपरवाइजर है, उसके अंडर में 4-5 लोग कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट कार्य कर रहे हैं, तो एक अनदर विषय, अलग विषय। तो आप ये देखिए कि मतलब भारत के अंदर भी कौन सा डाटा, मतलब किस डाटाबेस से, सिस्टम से हम इंफॉर्मेशन, प्रामाणिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके ऊपर भी बहस छिड़ी। फिर यूनिवर्सिटी लिस्ट बनी और अब प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में यूजीसी केयर लिस्ट बनी है। आप जब यूजीसी की वेबसाइट या यूजीसी केयर लिस्ट खोलेंगे फॉर जनरल नेट के ऊपर, तो आपको एक लिस्ट दिखनी चालू हो जाएगी। आप नए डोमेन में एंट्री लेंगे जहाँ पर 2-3 प्रकार की जनरल है, और अगर आपका पब्लिकेशन उस जनरल के अंदर है जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप का जो रिसर्च है, जो शोध है, उसको गुणवत्तापूर्वक शोध कहा जाएगा। हम पॉइंट थे कि हमें रिव्यू करना है, और वो रिव्यू किससे करना है? डाटाबेस सिस्टम से। डाटाबेस सिस्टम हमारे पास कई तरह के, एक तो फ्री डाटाबेस सिस्टम होता है कि आपको उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और एक होता है पेड डाटाबेस सिस्टम। अब वो पेड डाटाबेस सिस्टम जो है, विश्वविद्यालय या जो रिसर्च संस्थान है वो पेड डाटाबेस सिस्टम खरीदते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 तरह के पब्लिकेशंस हैं। एक तो वो जो दोनों पीयर रिव्यू हैं, पीयर रिव्यू मतलब अच्छी तरह से जांचे परखे गए, तो उन जर्नल्स के अंदर एक होता है ओपन एसेस जर्नल। ओपन एसेस जर्नल मतलब वो हर एक के लिए खुला है, आप नेट पे डालेंगे तो उसमें कोने में एक किसी भी जर्नल के पास आएगा ओपन एसेस। तो इसका मतलब है कि इस जर्नल के अंदर जो कुछ भी पब्लिश होगा उसकी इंफॉर्मेशन कोई भी ले सकता है, उसकी पीडीएफ फाइल रिसर्च पेपर की कोई भी डाउनलोड कर सकता है और सर्कुलेट कर सकता है। उसके बाद आते हैं पेड जर्नल। पेड जर्नल वो जर्नल्स होते हैं जो पीयर रिव्यू होते हैं, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होती, क्योंकि वो जो जर्नल्स हैं, वो जो उनके अंदर पब्लिश करना चाहते हैं उन जर्नल के अंदर ऑथर्स, उनसे कोई पैसा नहीं लेते। और जब उनसे कोई पैसा नहीं लेते तो अपने स्टाफ और अन्य व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए उन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो जर्नल्स क्या करते हैं, किसी न किसी माध्यम से विश्व के अंदर जितने भी शिक्षण और शोध संस्थान हैं, उन संस्थानों के अंदर अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, सालाना जो है एक लाइसेंस देते हैं कि इस साल के अंदर आप हमारे से 2 लाख हम आपसे लेंगे, तो हमारे इतने जर्नल है, इन जर्नल को आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय शोध संस्थान में रहने वाले लोग अपना कार्य और डाउनलोड कर सकते हैं, और जितना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं रिसर्च पेपर। तो ये जो डाटाबेस सिस्टम है, फ्री एसेस, ओपन एसेस, वो भी कौन से, जो कि केयर लिस्ट के अंदर है, और पीयर रिव्यू पेड जर्नल। हम इसको उल्टा शब्द बोलते हैं। पेड जर्नल जो यहाँ पर ट्रेंड माना जाता है, वो कहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ पब्लिश करानी है पैसे दे दो, लेकिन हमारे पे क्या होता है, पीयर रिव्यू जर्नल जो ऑथर से पैसा नहीं लेते, और एक ऐसे पीयर रिव्यू जर्नल जो ऑथर से पैसा लेते हैं। और उसके अंदर भी जो ऑथर से पैसा लेते हैं उसमें 2 कैटेगरी की होती है। एक तो वो जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इसलिए पैसा लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं है, और एक वो लोग जिन्होंने केवल पब्लिश करने को धंधा बना रखा है। और आप यकीन मानिए कि हमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारी कम्युनिटी को, वो इन्हीं तरह के जर्नल से हुआ जो पैसा लेके आड़ कबाड़ जैसा भी कुछ है उसको पब्लिश कर देते हैं। तो खैर, हमें डाटाबेस ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलग अलग संस्थान हैं, जैसे डोइविले हो गया आपका, बेंथम सीरीज हो गई, एल्सवेयर हो गया आपका, और एल्सवेयर हो गया, और आपके उसमें आता साइंस डायरेक्ट हो गया। तो इस तरह के कहीं मेजर पब्लिकेशन सिस्टम है। साई फाइंडर हो गया, और जो कि यूएसए द्वारा संचालित है, और साइंस फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए अलग अलग हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के हो गए।
तो ये डाटाबेस सिस्टम से जब हम डाटा को कलेक्ट करने के रिव्यू मतलब अपने संबंधित शोध से संबंधित आर्टिकल्स को कलेक्ट करने का कार्य करेंगे, तो वो जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे वो ऑथेंटिकेट डाटा कहलाएगा। आप जो लिटरेचर रिव्यू के लिए डाटा कलेक्ट रहे हैं वो प्रमाणिक डाटा है, उसका जो सोर्स है वो प्रमाणिक है। तो आप डाटाबेस सिस्टम से ले सकते हैं। आपके जो क्लासिक जो आपका लिटरेचर्स है उसके कंसेप्ट से आपको आप रिव्यू के रूप में ले सकते हैं। आपसे पूर्व उस विषय के ऊपर कुछ लोगों ने शोध कार्य करके अपनी थीसिस पब्लिश करी होगी, उससे भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेदा के जो जनरल्स हैं, जो प्रमाणित जनरल हैं, उनके माध्यम से भी आप डाटा जो अपना लिटरेचर है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आप रिव्यू करेंगे, देन आप सोर्स ढूंढेंगे कि भाई किस डाटाबेस से आपको लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डिफाइन द बेसिक डिसीज क्या है, कंडीशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और वो भी किसके साथ, विद द रिलेवेंट रेफरेंसेस। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं होगा। जो पॉइंट भी आप लिखेंगे वो पॉइंट किसी न किसी रेफरेंस के साथ होगा कि ये बीमारी है, WHO ने इस बीमारी के लिए कहा है कि ये बीमारी भारत के अंदर 8% से ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको क्या करेंगे कि WHO की किस रिपोर्ट के अंदर, तो रिपोर्ट ऑफ WHO इंडिकेट, तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप इस चीज़ को, उसका जो छोटा रेफरेंस है उसके आधार पर, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, रेफरेंसेस मीन्स आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि किस ऑथर ने, जहाँ से आपने अपना बेसिक लिया, किस ऑथर ने उसको लिखा और किस जर्नल में लिखा, कौन से साल में लिखा, पेज नंबर क्या है। तो जो पॉइंट आप लिटरेचर रिव्यू के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ले रहे हैं, तो उसके साथ वो पॉइंट कहाँ से लिया गया उसको भी क्लियरली रेफरेंस के साथ आपने डिफाइन करना है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जितने भी रिलेवेंट मटेरियल्स है आपके उस रिसर्च पॉइंट से रिलेटेड, उस सबको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसको आप माइंड के पहले तो एक जगह कंबाइन कीजिए, और कंबाइन के अंदर अब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में लगाइए कि लिटरेचर रिव्यू के अनुसार इतने लोगों ने इस तरह का इस शोध क्षेत्र में कार्य किया है, मैं क्या नया कार्य कर सकता हूं, और उससे संबंधित हाइपोथेसिस को भी आप अपने माइंड के अंदर बनाने का प्रयास करें। Then you synthesize the concept that could reflect all the aspect of factors of the research problem topic. तब आप उसको लिखना चालू करेंगे। तब जब आप उसको लिखना चालू करेंगे तो उसके आधार पर अब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम और जो आपका रिसर्च का टॉपिक है उस टॉपिक को आप बताएं। पहला डाटाबेस सिस्टम चूज करना, फिर या फिर क्लासिक्स, प्रीवियस थीसिस, आयुर्वेदा जनरल, कौन को जो आप जिस विषय में शोध करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से जर्नल्स के अंदर कौन कौन सी थीसिस, किन किन लोगों की थीसिस में या क्लासिकल एग्जांपल्स में डाटाबेस में आपको उससे संबंधित मटेरियल मिल सकता है, उसके बारे में एक कंसेप्ट विकसित करना। उसके बाद आपके देखने के डिसीज़ को लेना है, कंडीशन लेनी है, कंसेप्ट लेना, उसको उससे संबंधित रेफरेंस के साथ आपने डिफाइन करना। देन उन सब रिलेवेंट जो उससे रिलेटेड मटेरियल है उसको आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो लिटरेचर है उसको आप कंपाइल करेंगे, और कंपाइल किस दृष्टि से करेंगे कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो उसमें झलके, हाइपोथेसिस जो है उसमें झलके कि मैं इस विषय में काम इसलिए करना चाह रहा हूं। देन आप उसको एक ब्यूटिफिकेशन सही फॉर्म में सिंथेसाइज करें, मतलब बनाएंगे उस कंसेप्ट को, ताकि वो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम और जो टॉपिक आप चूज करना चाहते हैं उसको मिरर के रूप में काम करे, ठीक है।
तो these are the few points and these are the reading and the researching literature. अच्छा, for the reading and the researching literature हम डाटा कलेक्ट करें, उसको पढ़ें, फिर उसके बाद आएगा कि समराइज सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो समराइज सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं कि इन विषय के ऊपर आपको समझने की आवश्यकता है। पहला, जो भी मटेरियल है उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि प्रामाणिक है या नहीं है। पहली चीज कि इसका ऑथर कौन है। ठीक है, कई बार बड़ी जब मजेदार चीज सामने आती है, पेपर तो है क्लिनिकल रिसर्च का, ठीक है, और उसके अंदर जो ऑथर है कॉमर्स का, लगेगा ठीक? नहीं, आप तुरंत अपना माइंड सेटअप कर देंगे कि ओहो ये बंदा एक्सपर्ट नहीं है। हो सकते हैं कुछ लोगों, लेकिन मेजोरिटी में एक्सपर्ट नहीं है। ठीक, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हु इज द ऑथर कौन है। ठीक है, व्हाट इज द ऑथर मेन पर्पस, जो उसको लिखने वाला है उसका मेन उद्देश्य किसके लिए वो कार्य कर रहा है। व्हाट इज द ऑथर थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिस, जो थ्योरेटिकल उसका प्रोस्पेक्टिस है वो क्या है, पर्सपेक्टिव उसका क्या है, उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके इंटेंडेड ऑडियंस कौन कौन है, किसको वो संबोधित करा, किसके लिए उसने किया है, और उसके प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, थीसिस क्या है, कंटेंशन क्या है और क्वेश्चन क्या है। जो मैंने अभी बोला था कि हाउ इज द ऑथर पोजीशन सपोर्टेड, तो किस पोजीशन में है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है जो उसने लिखा है। एंड देन हाउ डज दिस स्टडी रिलेट टू द अदर स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम और टॉपिक, जिसने स्टडी की है क्या वो जो दूसरी स्टडी हुई उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या उसके साथ वो उसे जोड़ पा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि व्हाट डज दिस स्टडी ऐड टू योर प्रोजेक्ट, क्या ये जो सोर्स है, ये जो मटेरियल है, क्या ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन आपका सहयोग करने जा रहा है या नहीं। तो इन सब पॉइंट्स को भी हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए कहा गया कि you need to select only the relevant books and the article, आपको relevant book और article को ही पहले देखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो संबंधित आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, उससे संबंधित ही आप बुक को लें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो डायबिटिक के ऊपर काम कर रहा है, तो डायबिटिक प्री क्लिनिकल, डायबिटिक क्लिनिकल डाटास और डायबिटिक के जितने भी जनरल्स हैं उन सबको कंसंट्रेट करें। डायबिटिक के अगर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, शोध केंद्र हैं, तो उन शोध केंद्रों की वेबसाइट पे जाके देखें उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरह से किया, तो उससे संबंधित आर्टिकल को कलेक्ट करने का प्रयास करें स्पेसिफिकली। नेक्स्ट इज द लिटरेचर रिसोर्स, लिटरेचर के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल सोर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास संहिताएं हैं, जैसे चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, संग्रह, ठीक है, 20 से ज़्यादा निघंटु हो गए, माधव निदान हो गए, और अब तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई कि इन संहिताओं को भारत सरकार के आयुष विभाग ने ई संहिताओं में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में भी कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप ई रिसोर्सेज के माध्यम से भी अपने सिस्टम के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर इनको PDF फॉर्मेट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स जो है लिटरेचर रिसोर्स का, वो है ओल्ड थीसिस, पुरानी थीसिस को देखना। जैसे मैंने अभी बताया था कि संबंधित विभाग जिस विषय में आप शोध करना चाहते हैं, तो प्रसिद्ध प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोध केंद्रों के संबंधित विभाग की वेबसाइट खोलकर भी आप पुरानी थीसिस प्राप्त कर सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा शोध गंगा नाम से एक रिजर्वर बनाया हुआ है, उस रिजर्वर में भी जाकर आप अपने विषय से संबंधित थीसिस को खोज सकते हैं और आपको शायद बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। उसके बाद चूंकि हम मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं, अलग अलग तरह के मेडिकल सर्च इंजन भी उपलब्ध हैं। आप उन सर्च इंजन पर जाकर भी
संबंधित विषय में क्या क्या शोध हुआ है उसके विषय में प्रामाणिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि गूगल स्कॉलर, आप गूगल से भली बातें परिचित हैं। आप जब कुछ लिख रहे होंगे या कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, पेपर देख रहे होंगे, तो उसमें पबमेड आया होगा, तो पबमेड अमेरिका का एक संस्थान है जो इस विषय में कार्य करता है। RGUS हेलीनेट है, मेडनाउ जनरल्स हैं और मेडलैंड है। तो ये मेडिकल सर्च इंजन है जो बहुत फेमस है, इन पे जाकर आगे देख सकते हैं। अगर हम जनरल वेबसाइट की बात करें तो बायोमेडिसिन और आयुर्वेदिक, इन जर्नल्स की वेबसाइट, आयुर्वेद में बहुत सारे जनरल हैं, इसी तरह बायोमेडिसिन कंसेप्ट में भी बहुत सारे जनरल हैं। वहाँ पर जाकर भी हमें अपने विषय से संबंधित काफ़ी जानकारी मिल सकती है। और कुछ नहीं तो मेडिसिन विषय के ऊपर कुछ जनरल वेबसाइट हैं, वहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेम आयुर्वेद विषय पर भी जो जनरल वेबसाइट्स हैं उन पर भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ लिस्ट हैं जनरल्स की, आप कुछ तो इनमें से काफ़ी पब्लिशर फेमिलियर होंगे, जैसे IJAR, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, इसकी वेबसाइट है और ये क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के द्वारा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन जनरल है। उसके बाद हम बात करते हैं IGAPC, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसकी वेबसाइट साथ में मेंशन की हुई है। ये 2 महीने में एक बार ही रिसर्च पेपर को पब्लिश करता है। JAIM मीन्स जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, फेमस जर्नल है। अब जैसे आपको बताया था पीयर रिव्यू ओपन एसेस जनरल है, इसे कोई भी खोल के इसको पढ़ सकता है। AYU, ये जो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है जामनगर में, वहाँ पर ये क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जनरल है। JREM, द जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जनरल है और क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है और पीयर रिव्यू जनरल। काल वैद्यम आयुर्वेदिक क्वार्टरली जनरल है। रस अमृता तो आयुर्वेद का ये भी एक जनरल है, इसकी वेबसाइट साथ में है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज अनदर जनरल, ओपन एसेस जनरल है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का जनरल है। जनरल ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, इसको ये जनरल्स आयुष की अलग अलग विधाओं में पब्लिकेशन का कार्य करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड फार्मा रिसर्च भी है। इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल भी है, ऑनलाइन जर्नल है ये। और जनरल ऑफ आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक मेडिकेशन, ये मेडिसिनल प्लांट साइंस के ऊपर, अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर, हर्बल मेडिसिन के ऊपर कार्य करता है। आयुष धारा है, आर्यवेदायन, ये आर्य वैद्यशाला कोटकल से पब्लिश होता है। एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ, ऑनलाइन ओपन एसेस जनरल है, मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, जनरल है और आयुर्वेदा के क्षेत्र में ये काम पब्लिकेशन। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, किन किन सोर्स से करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, इसके विषय में हमने आज पढ़ा। कौन कौन से जनरल हैं और इन जनरल्स के ऊपर हम कैसे इनकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, ताकि वहाँ पर जाकर इसे खोल सकते हैं। और इनमें मोस्ट ऑफ द जनरल्स के अंदर जो ऑनलाइन जनरल्स भी हैं उनके ऊपर एक जगह सर्च लिखा हुआ आता है, तो आप उस सर्च वाले पॉइंट पर जाकर संबंधित विषय को भी डालेंगे तो उस पूरे जनरल के अंदर जितना कालखंड का उसमें ऑनलाइन है, उस संबंधित विषय से सारे पेपर आपके सामने शॉर्ट फॉर्म के अंदर आने चालू हो जाते हैं। तो कई जनरल्स में बहुत अच्छी फैसिलिटी ली, तो आप उसको, जो सपोज आपने फंगल डिसीज़ के ऊपर सोचा कि मैं इस पर शोध करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो
तो आयुर्वेदा से संबंधित ये जनरल लैंग्वेज से, कुछ जनरल में आप जाएंगे तो सर्च जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पे आप अपनी स्किन के डिसीज या फिर किसी भी डिसीज का नाम डालेंगे तो उस जनरल के अंदर जितने भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो सारी क्या आपके पास एक वर्ड फॉर्मेट में या फिर आपका जो इंटरनेट फॉर्मेट के अंदर डाटा आ जाएगा। आप उसको सेव कीजिए और प्रिंट निकालिए और फिर उसको क्लिक करके देखिए इसमें कौन कौन सा जनरल है जिसको मैं देख सकता हूँ। इसका जो जनरल का वर्क, जो ऑथर का वर्क है वो मेरे कार्य से रिलेटेड है, उनको सेग्रीगेट करके फिर उसी के आधार पर आप लिटरेचर रिव्यू भी कर सकते हैं। हालांकि एक जनरल का मान्य नहीं होता, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ओवरऑल गूगल स्कॉलर या फिर पबमेड इज ए गुड सोर्स जो अलग अलग जनरल्स के विषय में जानकारी देते हैं। तो पबमेड के बाद जैसे 2000 से 3000 मिनिमम जो जनरल्स हैं इससे अटैच है। गूगल स्कॉलर जस्ट इंफॉर्मेटरी वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द जो जनरल जिनका ISSN नंबर है, ठीक है, तो ISBN नंबर है, तो वो इस गूगल स्कॉलर के साथ अटैच होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस जो रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू पार्ट है, तो इस लिटरेचर रिव्यू को हम किस तरह से अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हम रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किस तरह से किया जा सकता है उस विषय में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है और आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी पर्सनली एज ऑल ऑफ यू आर माई कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप मेरे से कॉल कर समय लेकर आप मेरे साथ अपने उस विषय पे जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है उसके विषय में आप मेरे साथ बैठ के भी बात कर सकते हैं। ऑलवेज यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।